हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लाए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और हमारी कोशिश रहती है कम से कम समय में हम आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दें। 120 सेकंड तो लिखा हुआ है, कभी कभी 4-5 मिनट भी या 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो वो आप देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी है उस मैटर को उतना ज़्यादा बताना भी ज़रूरी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं ये आपके जो आगामी एग्जाम है सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आज का जो टॉपिक है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। भाई ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की क्या की फाइंडिंग्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। WMO आप इस शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम दुनिया भर से बात करें तो इसमें मेंबर्स कंट्रीज कितनी है, तो 193 से ज़्यादा इसकी मेंबर्स कंट्री, 193 तो है ही, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये प्रति वर्ष 23 मार्च को, 23 मार्च को ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है इस नाम से द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। तो ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ये फोकस करती है ये जो हमारे क्लाइमेट इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये क्लाइमेट इंडिकेटर कौन कौन से हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रीन हाउस गैस, सरफेस टेम्परेचर की बात करता है, ओशियन हीट एंड एसिडिफिकेशन की बात करी गई है इस रिपोर्ट के अंदर, सी लेवल राइज की बात कर रहा है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका का जो सी आइस कवर है और साथ में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उन चीज़ों पर फोकस कर रही है ये पूरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स भी हैं, अजय देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसने ये बताया है ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, वैश्विक तापमान के बारे में। तो इसमें ये बात करी गई कि वर्ष 2023 में वैश्विक औसत स्तर के पास का तापमान पूर्व औद्योगिक मतलब प्री इंडस्ट्रियल पीरियड कब से डिसाइड किया जाता है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की कौन से पीरियड को माना जाता है। तो ये 1850 से लेकर 1900 का जो दशक वो पीरियड रहा, इसको क्या बोला जाता है, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड बोला जाता है। तो यहाँ इसका जो एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है उससे आज की डेट में ये देखा जाता है, इसको तो बेस ले लिया 1850 से लेकर 1900 को बेस ले लिया, अब वहां से लेके आज का जो टेम्परेचर है उसमें ये देखा जाता है कि कितनी वृद्धि हुई है, कितना हमको कर्ब करना है, 2 डिग्री से कम रखना है, 1.5 डिग्री से कम रखना है। ये जो टारगेट रखे जाते हैं ये प्री इंडस्ट्रियल पीरियड का जो टेम्परेचर रहा उससे एवरेज निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात करेगी, वर्ष 2023 में अगर हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के टेम्परेचर से बात करें तो ये वर्ष 2023 में कितना टेम्परेचर बढ़ा, 1.45 डिग्री, प्लस माइनस कर सकते हैं 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस चीज पर फोकस करना है। जब हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे 1.45 डिग्री टेम्परेचर के आसपास एवरेज टेम्परेचर हमारी जो 2023 का टेम्परेचर रहा वो ग्रो कर गया, प्लस 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड भी याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें ये बात कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट बता रही है इसमें 174 साल के अवलोकन करने में जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वर्ष 2023 के अंदर ही बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पुराने पीरियड्स की बात करें, जैसे 2016 में 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर 2020 की बात करें तो 1.27 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्लस माइनस कर सकते हैं 12 और 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 12 के आसपास रख सकते हो, है ना, प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान रखना। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर लीजिए, अभी वाला 2023 वाला इस डेटा को याद रखना है, और अब जब आप आंसर लिखेंगे तब ये पूरा डेटा लिख रहेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा एनरिच्ड लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर इसके अलावा बात करी गई है वार्मेस्ट डिकेड की, जिसमें सबसे गर्म दशक की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा गर्म दशक कौन सा रहा, ये वर्ष 2014 से लेकर 2023 का जो दशक रहा है ये इसी को ही सबसे ज्यादा गर्म दशक के रूप में माना गया है, ठीक है। अगर इसका जो वैश्विक तापमान है 1850 से लेकर 1900 मतलब प्री इंडस्ट्रियल पीरियड का जो एवरेज टेम्परेचर लिया गया है तो उससे कितना 1.20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस
प्लस माइनस करके 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 1.20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दशक की बात करी जाए, तो अगर हम पिछले साल की बात कर रहे हैं तो 1.45 डिग्री। ये दोनों डेटा को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड तोड़ने वाले महीने की बात करी जाए तो कब से कब तक माना गया है, जून से लेके दिसंबर तक हर महीने संबंधित जो पिछले महीने पिछले साल के जो महीने थे उनसे क्या है ये गर्म रहे हैं वर्ष 2023 के, ये माने गए। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट गर्म कौन सा देखा गया, सितंबर माह को माना गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। यहाँ से एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सितंबर 2023 ने सितंबर के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड के बड़े अंतर कितना 0.46 से 0.54 डिग्री सेल्सियस से पीछे छोड़ दिया। तो इतना ज्यादा ये टेम्परेचर रहा। तो सितंबर माह को सबसे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ भी माना गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस स्तर की अगर बात करी जाए तो ग्रीन हाउस गैस स्तर में 3 गैसेस को इसमें रिकॉर्ड किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड को लेके। इसके अलावा कौन कौन से वाटर वेपर्स भी होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 गैसेस को अवलोकन किया गया है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, ठीक है, और यह नाइट्रस ऑक्साइड की बात करता है। तो इसकी क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन की बात करी गई है वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा, मतलब 22 में सबसे ज्यादा बढ़ा है, और वर्ष 2023 के अगर डाटा की बात करी जाए तो इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज पे ये फोकस करते हुए रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग्स बता रही है। इसके अलावा आ जाइए आप कर लेते हैं एक MCQ का क्वेश्चन, ठीक है। ये MCQ डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, पंचेश्वर बहुउद्देशीय है ना, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज ए बाय नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जो आप समाचारों में बार बार सुनते हैं, तो ये किन 2 राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना, मतलब देशों के बीच में है ये जल विद्युत परियोजना, ऐसे बताना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, जो किन 2 देशों के बीच एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया अफगानिस्तान। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या है यूपीएससी के और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, और जिनको पता है वो वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और मुझे भी उससे पता चलेगा आप कितना ज्यादा अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बारे में पूरा पढ़ भी सकते हैं कि ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये कहाँ लोकेटेड है, इंडिया नेपाल के बीच में लोकेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।